ओके हेलो। तो अब हमारा जो नया टॉपिक है उसको हम क्या बोलेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। अब वैसे तो एफिशिएंसी ही अपने आप में बहुत अच्छा एक टॉपिक है, एफिशिएंसी क्या होता है, बट इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल के साथ हमेशा लेके चलता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे ले लो, दो बच्चे हैं, एक बच्चे ने 5 पेज पढ़े, ठीक है, और दूसरे बच्चे ने सिर्फ 2 पेज पढ़े। बट जिस बच्चे ने 5 पेज पढ़े अगले दिन तक उसको ज्यादा कुछ याद नहीं रहा, 1 पेज का या आधा पेज का ही याद रह पाया। बट जो दूसरा बच्चा है जिसने 2 पेज पढ़े, उसको 2 के 2 पेज याद रह गए, या फिर उसको 1.5 पेज, एक मतलब ज्यादा याद रह पाया उसको। तो इसका मतलब क्या है कि जिसने 5 पेज पढ़ तो लिए, बट वो उतना एफिशिएंट नहीं है कि उसको याद रख सके। और वही जो दूसरा बच्चा जिसने 2 पेज पढ़े वो इतना एफिशिएंट है जिसने भले ही 2 पढ़े पर दोनों ही उसको याद रहे। इसी को बेसिकली एफिशिएंसी बोलते हैं। इसका क्या मतलब है, इसको बहुत चीजों में ले सकते हो। जैसे तुम्हारी गाड़ी का माइलेज, गाड़ी में पेट्रोल तो डल रहा है बट कितना एक्चुअल में चलने में यूज हो रहा है, कितना तेल बर्बाद हो रहा है साउंड निकलने में, तुम्हारी गाड़ी सर्विसिंग नहीं हुई है, इन सब चीजों में भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करती हैं, ठीक है ना। और भी जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लो ये एक बॉक्स है, ठीक है। अब इस बॉक्स को मान लो मैं मार्कर से ऐसे भर दूं, मेरे पास इतने मार्कर तो नहीं है कि मैं बॉक्स को पूरा भर दूं, बट हाँ इस बॉक्स में से मैंने मार्कर्स मान लो पूरे भर भी दिए, अच्छे से भर दिए, बट कहीं ना कहीं थोड़ी सी जगह तो बाकी रह ही जाएगी। अब थोड़ी सी जगह जो बाकी रह जाएगी वो खाली जगह को ही शो कर रही होगी। तो एक डब्बे में पूरी तरीके 100% सिर्फ मार्कर भरना पॉसिबल नहीं है कि नहीं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, एग्जैक्टली सेम तरीके से जितने भी हमने लैटिसेस बेसिकली पढ़े थे ना, कि हमने नॉर्मल क्यूबिक लैटिस पढ़ा या जो भी पढ़ा, उसमें जब हम बॉल्स को डालते हैं या फिर जो भी डालते हैं तो उसी में हमने कंसेप्ट पढ़ा था वॉइड्स का, टेट्राहेड्रल वॉइड्स और ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, यानी कहीं ना कहीं खाली जगह बच जाती है। तो अगला ये पैकिंग एफिशिएंसी हमें यही चीज बताता है कि एक्चुअल में कितनी जगह खाली रह जाती है और कितनी जगहों में एक्चुअल में एटम होता है, कितनी जगह पे एटम है और कितनी जगह हमारे पास खाली रह गई। यही चीज का हम परफेक्ट एक कैलकुलेशन करेंगे। हम ऐसे बोलते थे ना, हाँ इतनी जगह खाली है, इतनी जगह भरी हुई, नहीं, एकदम परफेक्ट एक नंबर बताएंगे, एक परसेंटेज बताएंगे, जिससे हमें पता लगेगा हाँ इस केस में इतनी जगह खाली है, इतनी जगह भरी हुई है, इस केस में इतनी जगह खाली है और इतनी जगह भरी हुई है। यही है हमारा पूरा कंसेप्ट पैकिंग एफिशिएंसी का, वही देखते हैं अब, ठीक है ना। तो ठीक है, हम शुरुआत करेंगे सिंपल क्यूबिक लैटिस वाले से। सो सिंपल वाला क्यूब है, ये क्यूब नहीं है, स्क्वायर है, बट मैं 3 डायमेंशनल नहीं बनाऊंगा, कंफ्यूजन होगा, ठीक है ना। बट हाँ सिंपल क्यूबिक लैटिस वही वाला होता है जो प्रिमिटिव यूनिट सेल था, याद होगा तुम्हें, ठीक है, ऐसा वाला जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स में होता है, ठीक है, सिर्फ कॉर्नर्स में एटम्स प्रेजेंट होते हैं। उस केस में हमने ये देखा था कि एक्चुअल में जब जगह ऑक्यूपाई करने की बारी आती है तो कुछ इस तरीके से वो जगह ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, ठीक है। हमने इसको 3D में भी बहुत अच्छे से देखा था, और साथ के साथ मैं यहाँ पे लगा भी दूंगा ताकि तुम्हें रिमेंबर होता चला जाए। तो तुमने इस तरीके से क्या नाम है, हमने वहां पे जगह ऑक्यूपाई करी हुई होती है एटम्स ने, ठीक है। उनका सिर्फ 1/8 हिस्सा ही एटम के अंदर होता है, हर एटम का सिर्फ 1/8 हिस्सा, याद होगा तुम्हें। बट कितनी जगह खाली रह गई और कितनी जगह एटम्स को मिली, यही चीज अब हमें क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। कैलकुलेट करने के लिए बहुत सिंपल तरीका है, बट कुछ चीजें पहले तुम्हें समझना है। पहली बात, ये जो एटम होता है उस एटम का रेडियस को हमने r मान रखा है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अब उस पूरे के पूरे एटम का सिर्फ इतना ही हिस्सा इसके अंदर है, देख रहे हो, सिर्फ उतना ही हिस्सा है। तो यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है, आई एम रियली सॉरी, हाँ, यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, r है। क्या है, r। यहां से यहां तक भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, ये भी r है, सब कुछ r है, ठीक है। और ये जो क्यूबिक लैटिस है इसकी एक साइड का जो साइज है हमने उसको a मान लिया, मान लो a मान के चल लो, कुछ और भी मान सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम एनसीईआरटी फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी में a और r माना है, उसी के हिसाब से मान लिया, ठीक है। तो साइड a है, ये r है, ठीक है। अब हमें यहां से कैलकुलेट करना है कि कितनी जगह एटम्स को और कितनी जगह खाली जगह को गई। इसको कैलकुलेट करने के लिए बड़ी ही सिंपल ट्रिक है, देखते चले जाओ और यही ट्रिक सब में लग जाएगी, ठीक है। तो सोचो अगर हम ये ट्रिक लगाएं कि वॉल्यूम निकाल लें उन बॉल्स का, मतलब बॉल्स समझ लो या जो समझ लो, जो एटम्स हैं उनके अंदर, उसका वॉल्यूम निकाल लें और पूरे के पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकाल लें, फिर उसका रेशियो मतलब परसेंटेज निकाल दें, तो हो जाएगा काम। अगर समझ में आ गई तो अच्छी बात, नहीं आई तो मैं करके दिखाऊंगा तो पक्का समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। अब पहले बात तो यहाँ पे ध्यान से देखो कि ये जो a है वो 2 आर्स से मिलके बना हुआ है, एक रेडियस और दूसरा रेडियस, यानी 2 रेडियस से मिलके बना हुआ है। इसका मतलब एक बात तो हमें पक्का पता चलेगी कि क्यूब का जो साइड है वो पूरा का पूरा किसके बराबर है, 2r के बराबर है। ये सिर्फ इस केस में है, किस केस में है, सिंपल क्यूबिक लैटिस के केस में, क्योंकि उस तरीके का उसका डिजाइन ही कुछ उस तरीके का होता है, ठीक है ना। तो ये वाली बात है। अब आगे देखो, a किसके बराबर है, 2r के बराबर है, कोई बात नहीं। अब यहां से हम क्या करते हैं, सबसे पहले वॉल्यूम निकालते हैं क्यूब का, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब,
ठीक है ना। तो अगर जो क्यूब होता है, सिंपल सा क्यूब है, उसके वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम का फॉर्मूला तो पढ़ा है क्या होता है? जैसे क्यूबॉइड के केस में लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है, तो नॉर्मल क्यूब के केस में क्या होता है? ए क्यूब होता है। बेसिकली साइड का क्यूब कर दो तो वही वॉल्यूम के बराबर होता है, ये क्यूब के केस में, तो वही हमने कर दिया, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होनी चाहिए। अब हम निकालेंगे कि उन बॉल्स का जो वॉल्यूम है उसको निकालने के लिए ज्यादा मेहनत करने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। कैसे? देखो ऐसे, जब तुम वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालने जाओगे, एटम्स का वॉल्यूम निकालने जाओगे, तो सबसे पहले तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं एक सिंपल क्यूबिक लैटिस के केस में। अब कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं ये बात मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, बट फिर से मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं ये बात मैंने बड़े अच्छे से तुम्हें समझाई थी, एक बार फिर से सुनो। 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, 8 कॉर्नर्स पे 8 एटम्स प्रेजेंट होते हैं, बट पूरे के पूरे एटम उस क्यूब के अंदर नहीं होते, उनका सिर्फ 1/8 हिस्सा, उनका सिर्फ 1/8 हिस्सा ही एटम के क्यूब के अंदर होता है। फाइनली कितना? एक ही एटम पूरा का पूरा उस क्यूब के अंदर रह पाता है, तो सिर्फ एक एटम रह पाता है, तो उसी हिसाब से करेंगे। यानी वॉल्यूम ऑफ एटम्स निकालेंगे तो हमारे पास सिर्फ एक ही एटम है, तो सिर्फ एक ही एटम का वॉल्यूम निकालना है, और वो उसका जो शेप है वो कैसा है? स्फीयर है, और स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ गई बात? यानी ये है वॉल्यूम ऑफ द एटम्स, या फिर मैं कहना चाहूंगा इस केस में सिर्फ एटम। क्यों एटम? क्योंकि एक ही तो एटम है, एक ही एटम है, वो 8 नाम के 8 होते हैं, उनका सिर्फ 1/8 हिस्सा ही एटम के अंदर रह पाता है। समझ में आ गई? यानी क्यूब का वॉल्यूम और एटम का वॉल्यूम हमने निकाल दिया। तो अगर हमें पैकिंग एफिशिएंसी निकालना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे? वॉल्यूम ऑफ एटम निकाल देंगे अपॉन में वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल, यानी इसका वॉल्यूम नीचे और एटम का वॉल्यूम ऊपर इंटू 100। अब ये फॉर्मूला बहुत सिंपल है, परसेंटेज का फॉर्मूला है, कोई पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला नहीं है ये। क्यों? जैसे तुम अपने परसेंटेज मार्क्स की परसेंटेज निकालते हो तो अपने मार्क्स अपॉन में टोटल मार्क्स इंटू 100, यही तो करते हो परसेंटेज में, वही चीज यहाँ पे भी कर रहे हैं। तो जो वॉल्यूम ऑफ एटम है वो तो कितना आ रहा है? 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, और वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक यूनिट सेल उसकी वैल्यू कितनी थी? ए क्यूब इंटू 100। ये आ गया पैकिंग एफिशिएंसी इसकी। बट ये कुछ मजा सा नहीं आ रहा, कुछ कट नहीं रहा, कुछ भी वैल्यू आ ही नहीं रही, तो अभी ये भी कटापिटी होगी, उसकी काटापिटी तब होगी जब हम इसको यूज करेंगे। इसको हटाया जाए जरा, इसको यूज करेंगे यहां, तब ये काटापिटी बड़ी अच्छी होगी। देखना, ए की जगह 2r रखो, ए की जगह 2r रखोगे तो 2r का क्यूब हो जाएगा, और फाइनली कितना हो जाएगा? 8r क्यूब हो जाएगा। कोई गलत बात बोली मैंने? नहीं ना। 2 का क्यूब कितना होगा? 8r क्यूब। यानी अगर तुम इस a की जगह, अब इस a की जगह फाइनली क्या रख दो? 8r क्यूब रखो, तो मस्त काटापीटी चालू हो जाएगी कि 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन में a क्यूब की जगह क्या रख दिया? 8r क्यूब रख दिया इंटू 100। तो r क्यूब से r क्यूब कट गया, 4 से ये कितने टाइम्स में जाएगा? 2 टाइम्स में जाएगा। तो जरा देखो क्या बचा? पाई अपॉन में ये जो 3 है और ये 2 है, ये क्या हो जाएंगे? मल्टीप्लाई हो जाएंगे इंटू 100। अभी और थोड़ी काटापीटी हो सकती है, तो और इस पाई की भी वैल्यू तुम यहाँ पे आराम से रख सकते हो 3.14, चाहो तो 22.7 रख दो, जो तुम्हें रखना है रख दो, ठीक है ना। काटापीटी करेंगे और फाइनली जो आंसर आएगा वो देखते हैं। इसको पूरा का पूरा कैलकुलेट करने के बाद जो फाइनली आंसर आता है, मैं तो कैलकुलेटर से निकाल दूंगा, मेरा क्या, मैंने यूं कैलकुलेटर रखा, आंसर देख लिया 52.36 है कि नहीं। तो आंसर कितना है? 52.36, ये आ गया परसेंटेज, ठीक है। तो एक्चुअली 52.36 को तुम राउंड करके 52.4% भी रख सकते हो, ठीक है। छोटी सी कैलकुलेशन, इतनी कैलकुलेशन तो तुम कर सकते हो, बट मैं काम अपना आसान करने को, मुझे तो वीडियो बनानी है, कैलकुलेटर कर दिया, बट तुम इतनी कैलकुलेशन कर सकते हो। और नहीं भी तो वैसे हमें सिर्फ सिंपल क्यूबिक की बात करें तो उसमें तुम करते करते ना तुम्हें शायद याद भी हो जाएगा कि हाँ, सिंपल क्यूबिक के केस में जो फाइनली आंसर आता है वो कितना आता है? 52.4% आता है। ये चीज तुम्हें याद भी हो जाएगी। अब अपने आप याद हो जाए तो अच्छा है, रट्टा मत मारना, नहीं होता तो कैलकुलेट कर लेना एग्जाम में, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। खैर, ये आया परसेंटेज। इसका मतलब क्या है कि क्यूबिक यूनिट सेल के केस में जो पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो कितनी होती है? 52.4%। यानी इसका मतलब ये है कि 52.4%, इतना परसेंटेज कौन घेरता है? एटम। इतनी जगह कौन घेरता है? एटम घेरता है। बाकी ज्यादा जो बाकी की जगह जो बची, यानी वो भी अप्रोक्सीमेटली कितनी हो गई? 47 पॉइंट कुछ परसेंटेज हो गई। वो परसेंटेज कौन घेरता है? खाली जगह घेरता है। यानी बचा हुआ परसेंटेज खाली जगह
के लिए है और इतना परसेंटेज उस एटम के लिए, उस क्यूबिक यूनिट सेल के अंदर। समझ में आ गई बात? तो ये था सिंपल क्यूबिक सेल के केस में, ठीक है, समझ में आ गई। ये है पूरा का पूरा केस, पर्टिकुलर केस सिर्फ किस में है, ये हमने बात करी सिंपल वाले के केस में। ये आया परसेंटेज सिंपल पैकिंग एफिशिएंसी का, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो अगला जो हमारे पास पर्टिकुलर केस है वो किसका है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस का। तुम नोटिस करोगे बहुत सारी चीजें मैंने मिटाई नहीं है, क्यों? क्योंकि जिस राह पे हम पिछली बार चले सिंपल वाली की, उसी राह पे इसका भी चलेंगे, आंसर आ जाएगा, देखते चले जाना। और प्लस ये भी कि मैं बहुत आलसी भी हूँ ठीक है ना। अब देखो उसका बॉडी सेंटर्ड का जो दिखता है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। अब तुम बोलोगे इतना गंदा नहीं दिखता, हाँ मानता हूँ, मेरी ड्राइंग थोड़ी सी अच्छी गंदी है, इसलिए तुम्हें यहाँ पे थोड़ा सा दिखा दूंगा मैं, बट साथ के साथ इमेजिन भी करते जाओ। बॉडी सेंटर्ड के केस में एक्चुअल में होता क्या है कि ये सेंटर पे, अब इसके सेंटर में एक एटम प्रेजेंट है और एक इस कॉर्नर पे और एक इस कॉर्नर पे, अपोजिट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। यानी बेसिकली एक लाइन फॉर्म हो रही होगी, एक डायगोनल वाली लाइन, इमेजिन करो एक डायगोनल वाली लाइन फॉलो कर रही होगी। क्यों? एक एटम बीच में है, एक इस कॉर्नर पे है, एक इस कॉर्नर पे, एक डायगोनली लाइन फॉलो हो रही होगी, है कि नहीं? तो उसी डायगोनली लाइन को मैंने कुछ इस तरीके बनाने की कोशिश करी है। ये बिल्कुल फेस वाली लाइन नहीं है, ध्यान रखना, ये डायगोनल वाली लाइन है, मैंने कोशिश करा है बनाने की, है कि नहीं? बाकी इमेजिन करो और स्ट्रक्चर देखो वगैरह वगैरह, समझ में आ ही जाएगा तुम्हें। यानी यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो r है, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस कितना है, 2r है। कितना है, 2r है, r नहीं है 2r है। और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो पूरा कितना है, r है, ठीक है। यानी अगर तुम नोटिस करोगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कितना होगा, 4r होगा। कितना होगा, 4r होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट हमने वहां फॉलो किया था वही कंसेप्ट हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे? सबसे पहले हम वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालेंगे जो कि a क्यूब है। जो पिछले केस में भी a था, इस केस में भी हम a मान के ही चलते हैं। क्या मान के चलते हैं, a ही मान के चल रहे हैं। ये बॉडी सेंटर्ड है तो मतलब क्यूब तो वही रहेगा, ऐसा मान लिया हमने। बाकी उसके अंदर पैकिंग की जो पैकिंग होगी वो डिफरेंशिएट हो जाएगी, ठीक है। तो a है, ठीक है। अब हमने साइड a मान ली, वॉल्यूम क्या हो गया, a क्यूब हो गया। अब क्या नाम है, वॉल्यूम ऑफ द एटम्स निकालेंगे। अगर एटम्स का वॉल्यूम अगर निकालेंगे तो उसके लिए यहाँ पे खाली जगह छोड़ी हुई है। क्यों? अब सिंपल के केस में तो यहाँ पे सिर्फ एक ही एटम हुआ करता था और एक ही एटम को हमने कितने से मल्टीप्लाई कर दिया था, पूरे एक के वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, वही आ गई। बट बॉडी सेंटर्ड के केस में पूरे के पूरे एक यूनिट सेल में हमने देखा था कितने एटम्स होते हैं, याद है? नहीं याद तो मैं याद दिलाता हूं तुम्हें। बॉडी सेंटर्ड के केस में होता क्या है कि कॉर्नर्स वाले 8 तो हैं ही, कॉर्नर वाले 8 तो हैं ही, और उनका सिर्फ 1/8 हिस्सा ही हमें मिल रहा है। प्लस में एक एटम कौन सा, जो सेंटर वाला है, वो भी एक एटम, वो कौन, जो सेंटर में है। क्यों? जो सेंटर वाला एटम है वो किसी से शेयर ही नहीं होगा ना, वो सेंटर पे ही तो है, पूरा का पूरा एटम के अंदर है। समझ में आ गई बात? यानी 8 × 1/8 जिसकी वैल्यू है 1 + 1 कितना हो गया, 2 एटम्स। यानी बॉडी सेंटर्ड के केस में नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, 2। यानी 2 एटम्स का जब वॉल्यूम निकालोगे तो वो वैल्यू हो जाएगी ये, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी, ठीक। ये तो हो गया हमारे पास वॉल्यूम ऑफ क्यूब और वॉल्यूम ऑफ क्या नाम है, एटम। अब फिर से वही चीज करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ क्यूब को नीचे, क्यूबिक यूनिट सेल को नीचे, और वॉल्यूम ऑफ एटम को हम कहाँ रखेंगे, ऊपर रखेंगे। 4πr³ अपॉन में a³ × 100। सेम चीज जो कि वहां करी, सेम चीज यहाँ पे भी कर दी। बस यहाँ पे फर्क आएगा इसके, ओए एक और गलती, ठीक है। यहाँ 4πr³ की जगह क्या रखोगे, 2 × 4πr³, 4/3πr³ है कि नहीं, गलती नहीं करना। वहां पे एक था सिंपल के केस में, यहाँ पे 2 हो गए, ठीक। अब अगली बात, इंपॉर्टेंट बात यह है कि r और a के बीच में रिलेशन फाइंड करना। किस तरीके से? अगर तुम पिछले केस में तो बहुत ईजी था, a = 2r हो रहा था, यहाँ पे रिलेशन फाइंड करना इतनी ईजी नहीं होगा, ठीक है। अब तुम बोलोगे भैया आराम से तो लगा दो, यहाँ पाइथागोरस लगा दो, आ गया आंसर, है ना। इतना भी सिंपल, हाँ सिंपल है बट इतना भी नहीं है जितना तुम सोच रहे हो, है कि नहीं। वही पाइथागोरस ही लगेगा और हम रिलेशन फाइंड करेंगे a और r के बीच में, फिर वैल्यू पुट करेंगे और परसेंटेज निकाल देंगे आंसर, ठीक है। अब तुम्हें इमेजिन करना है कि ये वाली साइड कैसे लाई कर रही होगी, तो लगेगा पाइथागोरस बस थोड़ा सा डिफरेंट। फिर से इमेजिन करो ये क्यूब है, इस वाले से इस वाले तक का जो लेंथ है वही लेंथ यहाँ पे मैंने बनाई हुई है, और वही वो डायगोनल वाली लेंथ है, ठीक है ना। अब वो जो डायगोनल लेंथ है उसके लिए हमें पाइथागोरस लगाना तो है, और पाइथागोरस लगाने के लिए हमें 3 चीजें चाहिए। हाइपोटेन्यूज जो कि वो खुद है, प्लस में उसकी 2 साइड्स। तो एक साइड तो तुम ये ले सकते हो, ठीक है, ये वाली साइड ले सकते हो क्योंकि ये वाली साइड जुड़ी हुई है इससे आराम से। बट दूसरी साइड कौन लोगे? अब दूसरी साइड वो लोगे जो इसको मेरे इस वाले अंगूठे से जोड़े,
थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा तुम्हें यहाँ पे कि इस वाली साइड को जोड़ा हमने इस वाले साइड से ऐसे, नोटिस करो ये वाले यहाँ से यहाँ ऐसे, थोड़ा सा 3D में भी इमेजिन करो, दिखा दूंगा मैं तुमको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट यहाँ से यहाँ तक तो डायगोनल जा रहा है, यहाँ से यहाँ तक पहली साइड और यहाँ से यहाँ तक दूसरी साइड, बेस और परपेंडिकुलर जिसको बोलते हैं, इतना डिटेल में नहीं, बट हाँ ये वाली एक साइड हो गई और दूसरी साइड ये हो गई। यानी इस साइड की वैल्यू तो हमें पता है और इस साइड की वैल्यू कितनी है, a है, बट हमें इस साइड की वैल्यू अगर पता चल जाए तो उसके साथ हम पाइथागोरस लगा देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। इमेजिन हो गया हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो अब पहले तो हम इस वाली साइड की वैल्यू निकालेंगे, इस वाली जो साइड की वैल्यू। अब इसकी साइड की वैल्यू निकालना इज वेरी इजी। कैसे निकाल सकते हो, देखो वो एक सिंपल ट्रायंगल के अंदर आ जाता है क्या, क्योंकि ये वाली साइड ये वाली साइड ये वाली साइड, बहुत सिंपल हो जाएगा। क्योंकि अगर तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है तो ये भी a है और ये भी a है, इसकी वैल्यू भी a है और इसकी वैल्यू भी a है। अगर आप तुम्हें इसकी वैल्यू निकालनी है तो बहुत सिंपल, पाइथागोरस लगा दो। तो यानी इसकी वैल्यू निकालोगे तो अंडर रूट क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। पता है ना पाइथागोरस क्या होता है, दिस का स्क्वायर प्लस दिस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू इसका स्क्वायर। यानी अंडर रूट में ऐसे कर दोगे, ये क्या हो जाएगा 2a स्क्वायर का अंडर रूट, यानी कितना हो जाएगा √2a, कितना हो जाएगा √2a हो जाएगा। ठीक है, ये आ गई इसकी वैल्यू, कितनी आ गई √2a की वैल्यू आ गई, है ना। वैसे तो तुम्हें मैं एक बात बताऊं, इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला और रूल भी होता है। वैसे फॉर्मूला ऐसे ही आता है कि एक स्क्वायर के लिए जब उसका डायगोनल की वैल्यू निकालते हैं वो √2a के बराबर होती है, ये फॉर्मूला होता है। बट हम फॉर्मूले को रटेंगे नहीं, अगर तुम्हें समझ में नहीं आता तो पहले देखना जरूरी है, ठीक है। यानी अब हमारे पास फिर से आओ, ये डायगोनल की वैल्यू जब हम निकालनी है तो हमारे पास एक साइड है, हमारे पास क्या नाम है, यहां से लेकर यहां तक हम जब नीचे की तरफ आ रहे हैं तो किसी भी एक साइड को हमने ले लिया, इस साइड को ले लिया, ठीक है। तो इस साइड को लेने के बाद हमारे पास ये दूसरी चीज ये वाली थी और इसकी वैल्यू हमारे पास √2a आ गई, कितनी आ गई √2a। अब इस यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू कितनी है, a है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहां से लेकर यहां तक की जो वैल्यू है वो कितनी है, √2a है। यानी अब हमारे पास एक ऐसा ट्रायंगल बन चुका है, ऐसा ट्रायंगल बन चुका है जिसमें एक साइड है a, एक साइड है √2a। अब हमें इसकी वैल्यू निकालनी है कि कितनी होगी। फिर से वही चीज कर देंगे, √a का स्क्वायर, √a का स्क्वायर प्लस √2a का स्क्वायर, है कि नहीं, ये है पाइथागोरस। पाइथागोरस लगा देंगे, हो जाएगा हमारे पास, है ना। तो √2a का होल स्क्वायर, ठीक, सॉल्व करोगे तो अंदर कितना आएगा a स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर कितना होता है 2a स्क्वायर। फाइनली ये कितना हो गया 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर का अंडर रूट कितना हो गया, ये 3a हो गया, कितना हो गया √3a, सॉरी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू √3a आ गई। अब मैं तुम्हें वैसे बताऊं, मुझे इतना झाड़ करने की भी जरूरत थी नहीं। एक्चुअल में एक क्यूब के जो डायगोनल की लेंथ होती है वो कितनी होती है, √3a होती है। अगर मेंसुरेशन थोड़ा सा भी तुमने ढंग से पढ़ा है 10वीं क्लास में तो तुम्हें मालूम होगा कि ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है एक क्यूब के केस में, अगर तुम्हें डायगोनल निकालना है तो सिंपल फॉर्मूला। बट फिर भी हम रटेंगे नहीं, रटना इज नॉट आवर वो जो भी समझ लो तुम, ठीक है ना। तो √3a आ गया। यानी इतनी कहानी करने के बाद, इतनी कहानी करने के बाद हमें ये बात समझ में आ गई कि ये जो पूरी की पूरी डायगोनल है, ये पूरी की पूरी डायगोनल है, वो उस पूरे की वैल्यू कितनी है √3a, कितनी है √3a। और इस पूरे डायगोनल की वैल्यू अभी हमने देखी क्या, r + 2r + r किसके बराबर है, 4r के भी बराबर है। बहुत जाड़ हो गया बट हाँ सिंपल भी हो गई चीज। पूरे की वैल्यू हमने इसके रिस्पेक्ट में निकाली √3a और स्फीयर्स के रिस्पेक्ट में तो इजीली निकाल सकते हैं, वो कितना है 4r। अब निकालना इज वेरी इजी, a की जगह क्या रख दो 4r/√3, ठीक है, 4r/√3। यानी अब इस a क्यूब की जगह हम 4r/√3 रखेंगे, आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 4r/√3 का होल क्यूब। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, आराम से कर सकते हैं। यही वैल्यू यहां पे रखेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, है कि नहीं। तो उसी चीज को अब हम कंटिन्यू कर रहे हैं यहां पे 2 4/3 πr³ 2 4/3 πr³ कर दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। a क्यूब की जगह हमें ये रखना है, वही चीज रखा, 4/√3 को अलग से ले लिया, 4/√3 को अलग से ले लिया, उसको उसकी वैल्यू भी तुम्हें अभी समझ में आ जाएगी। क्यों, क्योंकि r की क्यूब की जो वैल्यू है वो r से r³ कटने वाला है, आराम से कट जाएगा। अब इसको सॉल्व करना एक सिंपल मैथ है, जो कि मैथ है तो तुम्हें थोड़ी बहुत आनी चाहिए। ये सिंपल मैथ है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अगर तुम इसको चाहो तो खोल सकते हो, इतनी ज्यादा टेंशन लेके खोलने की जरूरत नहीं है। इस क्यूब को हटाओ, 4 × 4 × 4 अपॉन में √3 × √3 × √3। यानी इस पूरे को सॉल्व करने के बाद, फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, पैकिंग एफिशिएंसी आ जाएगा। और
मैं तुम्हें एडवाइस करूंगा कि इसको याद कर सको तो कर लो, क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्या यार, बार बार सॉल्व करेंगे इतनी महंगी कैलकुलेशन, जब हमें पता ही है कि फाइनल आंसर 68% आने वाला है, फाइनल आंसर 68% आने वाला है, तो क्यों, मुझे वैसे याद है, ठीक है ना, कैलकुलेटर नहीं यूज कर रहा मैं। हाँ बट हाँ तुम भी याद कर लोगे, एक्चुअली होगा क्या कि 2-3 बार करोगे तो याद तो वैसे खुद ही हो जाएगा, बट एक बार याद कर लोगे तो फायदा ये है कि एग्जाम में अगर ये आ गया तो तुम्हें कैलकुलेशन में टाइम नहीं वेस्ट होगा तुम्हारा, बस ये इसका फायदा है, ठीक है ना। खैर बॉडी सेंटर्ड के केस में जब हमारे पास फाइनली वो आ रहा है, पैकिंग एफिशिएंसी आ रही है, उसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 68% आ रही है। तुम खुद नोटिस करोगे पिछले केस में, सिंपल वाले केस में 52.4 आ रहा था जो कि कम है, इस केस में 68% आ रहा है, यानी एटम्स को इस बार थोड़ी जगह ज्यादा मिली है और खाली जगह थोड़ी सी कम है इस पर्टिकुलर केस में। समझ में आ गई बात? तो ये है पूरी पैकिंग एफिशिएंसी की कहानी, ठीक है, जहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज थी ये करना, किसी तरीके से ए और आर के बीच में रिलेशनशिप फाइंड कर दो, तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर ये रिलेशनशिप फाइंड हो गया ना तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज वही हो जाती है, यानी ये तुम्हें अगर समझ में आ गया हो तो बहुत अच्छी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट। बाकी आगे तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, सिंपल वही है, एक ही चीज है, बार बार करते जाओ, होता चला जाएगा, ठीक है। यही चीज हम फिर से कर देंगे, देखना अभी फिर से कर दूंगा मैं। थर्ड और आखिरी हमारे पास क्या है, एचसीपी और सीसीपी, दोनों को साथ में लेके चलेंगे। दोनों को साथ में लेके चलने का पहले मतलब मैं तुम्हें समझा दूं, एचसीपी मतलब हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, डिफरेंट होती है ये, और सीसीपी फेस सेंटर्ड वाली जो क्यूबिक क्लोज पैकिंग, उसको फेस सेंटर्ड भी बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात कुछ ऐसी है कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग और क्यूबिक क्लोज पैकिंग का जो क्या कहते हैं नंबर ऑफ एटम्स होते हैं वो दोनों में ही क्या होते हैं, सेम होते हैं। होता क्या है कि बॉडी सेंटर्ड के केस में 2 एटम्स होते हैं, सिंपल में एक ही होता है। इनके केस में कितने एटम्स होते हैं ये चीज हमें पता करनी है। तो देखो होता क्या है कि फेस पे, हर फेस पे एक एटम है, हर फेस पे एक एटम, यानी टोटल नंबर ऑफ फेसेस कितने होते हैं, 6। कितने होते हैं, 6। और हर फेस पे जो एटम है वो आधा आधा शेयर हो रहा है कि नहीं। खुद सोचो, अगर एक क्यूब ये है और इसके साथ दूसरा क्यूब लगा है तो वो फेस पे कितना शेयर हो रहा होगा, हाफ हाफ शेयर हो रहा होगा, यानी हर फेस पे जो एटम है वो हाफ शेयर हो रहा है। प्लस में कॉर्नर्स वाले तो होते ही होते हैं, कॉर्नर्स वाले तो होते ही होते हैं। तो इसमें से आएगा 3, इसमें से आएगा 1, इतना कितना 4 एटम्स। तो 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं सीसीपी में भी और एचसीपी में, दोनों में ही 4-4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं। तो 4 एटम्स प्रेजेंट होते हैं और इनका जो स्ट्रक्चर है वो कुछ बिल्कुल सेम यही होगा, बिल्कुल सेम ही होगा। साथ के साथ 3D में भी दिख जाएगा तुम्हें, उसकी दिक्कत नहीं है, बट यही स्ट्रक्चर, इस बार ये स्ट्रक्चर बिल्कुल सही है। पिछले बार में थोड़ा गलत था, 3D बनाना मुश्किल है बोर्ड पे, बट हाँ ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इसी केस के लिए है, फेस सेंटर्ड के केस में। कैसे, अब R है, ये 2R है और ये क्या है, R है। कैसे, ये फेस है, ये मान लो कोई सा भी एक फेस है जिसका एक साइड A और दूसरा साइड भी A है, ठीक है। तो उसी फेस के सेंटर पे एक एटम और कॉर्नर्स में एक एक एटम लगा हुआ है, ठीक है। यानी अगर तुम नोटिस करोगे तो डायगोनल की वैल्यू कितनी है, 4R। डायगोनल की वैल्यू कितनी है, 4R है। और अगर उसी डायगोनल की वैल्यू मैं A के टर्म्स में निकालूं तो कैसे निकालेंगे, वही अंडर रूट, कैसे, A² प्लस A², क्योंकि ये एक तरीके से ये एक ट्रायंगल बन गया, यहाँ पे 90 डिग्री वगैरह वगैरह। तो अंडर रूट A² प्लस A², ये टोटली एक्चुअल में कितना आ गया, √2A आ गया, है कि नहीं। तो यानी अगर मैं इस बार रिलेशनशिप निकालूं तो 4R किसके बराबर आ जाएगा, √2A के बराबर आ जाएगा। जैसे हमने पिछले केस में रिलेशनशिप निकाला उसी तरीके से सेम R और A के बीच में एक रिलेशनशिप निकाल दिया इस केस में। तो 4R किसके बराबर हो जाएगा, √2A के बराबर हो जाएगा। यानी अगर अब A क्यूब है, वॉल्यूम क्यूब का A क्यूब है, तो यहां से A की वैल्यू तुम ये भी लिख सकते हो 4R/√2, ठीक है। चाहो तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते, बट जरूरत नहीं है, छोड़ो अभी रुको। A क्यूब की वैल्यू जब निकालोगे तो कितना हो जाएगा, 4/√2 R का होल क्यूब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसी की वैल्यू अब यहां पे रखेंगे, उसी की वैल्यू यहां रखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ एटम्स। इस बार S लगेगा, पिछले केस में भी S लगना चाहिए था, क्योंकि इस केस में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो अभी हमने निकाल के देखा। टोटल नंबर ऑफ एटम्स इस केस में कितना होता है, 4, यानी फेस सेंटर्ड के केस में कितना होता है, 4। अब यही चीज देखो, सिंपल के केस में 1, बॉडी सेंटर्ड के केस में 2, और यहाँ वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन द केस ऑफ फेस सेंटर्ड एंड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दोनों के केस में कितना है, 4 है। तो यहाँ पे भी 4, अब यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सिंपल सी बात है। अब सॉल्व करेंगे आगे जाके तो कितना हो जाएगा, 4 × 4/3 πr³ अपॉन में A की जगह ये रखेंगे, यानी 4/√2 का होल क्यूब इंटू A³ हो गया कि नहीं हो गया, सॉरी A³ कह रहा हूँ, सॉरी, कितना हो जाएगा, R³ इंटू 100, ठीक है।
अब फिर से आर क्यूब से आर क्यूब बच गया और इस पूरे में जो पूरी की पूरी वैल्यू बची है वो सिर्फ क्या बची है, कैलकुलेशन वाली वैल्यू बची है। ठीक है, तो इस केस में ये पूरे के पूरे में क्या बची है, कैलकुलेशन वाली वैल्यू। अब इस पर्टिकुलर केस में अगर तुम्हें एफिशिएंसी, फिर से मैं बता रहा हूं, चाहो तो याद कर सकते हो, नहीं तो कोई बात नहीं, कैलकुलेट करोगे, कैलकुलेटर लेके बैठ के कैलकुलेट कर लेना। चाहे कितना आने वाला है, 74% आएगा। कितना आएगा, 74%। और तुम खुद नोटिस करो इस बार जो परसेंटेज आ रहा है वो सबसे ज्यादा आ रहा है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ज्यादा है। एक ही क्यूब के अंदर कितने एटम्स आ सकते हैं, जितने ज्यादा एटम्स आएंगे एफिशिएंसी उतनी ही ज्यादा आएगी। ठीक, एक सिंपल वाले के केस में एक ही एटम आता था तो 52.4% कम था। अगर मैं बात करूं वही बॉडी सेंटर्ड के केस में थोड़ा 2 एटम्स आ रहे हैं तो कितना हो गया, 68% हो गया। और वही अगर हम बात करें किसकी, फेस सेंटर्ड की बात करें तो यहाँ पे 4 एटम्स आ रहे हैं, परसेंटेज कितना हो गया, 74% हो गया। समझ में आ गई बात, यानी परसेंटेज बढ़ रहा है। ये मत बोलना भैया एक एटम आ रहा है तो 52%, तो 2 आ रहे हैं तो 104%, ऐसा नहीं होगा। कहीं तुम सोचने लगो क्यों ऐसा हो रहा है, ये बात भी तुम्हें समझ में आनी चाहिए। क्योंकि इतनी जगह तो एटम्स ने घेरी है, बाकी की जगह खाली है। तो ये जो हमने परसेंटेज निकाला है ये वो निकाला है कि एटम्स ने एक्चुअल में कितनी जगह घेरी है। 100 में से माइनस कर दो तो तुम्हें वॉइड्स यानी खाली जगह में से खाली जगह कितनी बची है वो भी पता चल जाएगा। तो ये पूरा का पूरा कंसेप्ट है किसका, इसको क्या बोलेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी। काफी इंपॉर्टेंट है, बट एक बार कर लोगे, सिंपल सी डेरिवेशन है, एक बार कर लोगे तो हो जाएगा, ज्यादा करने की जरूरत है ही नहीं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया। चलो बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।